तो स्टडी विद ऑल इन वन यूट्यूब चैनल की ओर से आज के इस विस्तृत अध्ययन सत्र में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत का अपवाह तंत्र, जिसे हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। हाँ, और इसीलिए इस चर्चा में हम सिर्फ नदियों के नाम नहीं जानेंगे बल्कि उनके उद्गम, प्रवाह और उन विशेषताओं के पीछे के जो भौगोलिक कारण हैं उन्हें भी डिकोड करेंगे। हाँ, कि कोई नदी अपना रास्ता कैसे चुनती है या कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले किस तरह के आकार बनाती है। तो चलिए इस तंत्र को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझना शुरू करते हैं। हमारी स्लाइड और स्रोत सामग्री के अनुसार भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो बहुत ही स्पष्ट भागों में बांटा गया है। बिल्कुल, और पहली श्रेणी है हिमालयी नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। और छात्रों के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो वर्गीकरण है ना, ये मुख्य रूप से नदियों के स्रोत पर आधारित है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों श्रेणियों का जो बर्ताव है, मतलब उनका जो स्वभाव है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हिमालयी नदियों की अगर हम बात करें, जिसमें हमारी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं, वो बारहमासी होती हैं, है ना? हाँ, बारहमासी यानी पेरेनियल। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके प्रवाह में साल भर पानी रहता है। मौसमी नदियां जैसे कि अपनी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो मतलब मानसून के समय इनका प्रवाह बहुत तेज और उग्र हो सकता है। हाँ, लेकिन बाकी महीनों में इनका पानी काफी कम हो जाता है। और दूसरी तरफ हिमालयी नदियों का वो जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो उन्हें एक निरंतर ताकत देता है। और इसी ताकत की वजह से, मतलब इसी लगातार प्रवाह की वजह से, हिमालयी नदियां पहाड़ों को काटकर भारी मात्रा में गाद और मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती हैं। और यही मिट्टी आगे चलकर हमारे उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। बिल्कुल सही। तो बारहमासी नदियों के इस जिक्र से सीधे हिमालय के पूर्व की ओर चलते हैं। मुझे लगता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, और इस नदी का सफर सच में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक यात्राओं में से एक है। इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। पीपीटी के अनुसार इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। हाँ, 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर ही है। क्योंकि ये भारत में प्रवेश करने से पहले ही एक बहुत लंबा सफर तय कर चुकी होती है। सही बात है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से होता है। और तिब्बत के पठार पर जब ये बहना शुरू करती है ना, तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो, हाँ, जिसका अर्थ होता है शोधक या पवित्र करने वाली। फिर वहां से ये हिमालय के समानांतर बहती है और फिर ये अचानक भारत की तरफ मुड़ती है। मुझे ये बात बहुत रोचक लगती है कि एक ही नदी के अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, जैसे ही ये एक तीखा मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम बदलकर दिहांग हो जाता है। अच्छा, और जब ये असम में आती है तब? जब ये पहाड़ों से उतरकर असम की समतल घाटी में फैलती है, तब जाकर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो सांगपो से दिहांग और फिर ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली नाम के एक द्वीप का निर्माण करती है। हाँ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो एक नदी के बीच में इतना बड़ा द्वीप होना भौगोलिक दृष्टि से कितना अद्भुत है। मतलब ये बनता कैसे है? ये उसी गाद और मिट्टी का कमाल है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा। जब ब्रह्मपुत्र असम की समतल घाटी में आती है ना, तो उसकी गति अचानक से बहुत कम हो जाती है। ढलान कम होने की वजह से? हाँ, तो वो अपने साथ जो भारी मात्रा में मिट्टी लेकर आई है, उसे आगे नहीं ले जा पाती और वो बीच में ही जमा होने लगती है। और उसी जमा हुई मिट्टी ने एक विशाल द्वीप का रूप ले लिया, जिसे हम माजुली कहते हैं। बिल्कुल, ये प्राकृतिक इंजीनियरिंग का जीता जागता चमत्कार है। सच में। तो चलिए पूर्व से अब पश्चिम की ओर मुड़ते हैं। एक और विशाल हिमालयी नदी की बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र। हाँ, ये भी एक बहुत ही विशाल जल तंत्र है। इसके आंकड़े देखें तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में ये 1114 किलोमीटर तक बहती है। और इसका उद्गम भी लगभग उसी क्षेत्र से होता है जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। हाँ, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से। इसे वाटर डिवाइड या जल विभाजक कहते हैं। मतलब एक पूर्व की ओर निकल गई और दूसरी पश्चिम की ओर। और सिंधु की सहायक नदियों में जास्कर और श्योक का नाम प्रमुख है, लेकिन इसकी और भी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। बिल्कुल हैं। और मैंने उन्हें याद करने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक पढ़ी है।
ट्रिक है JCRB। अच्छा, JCRB। हाँ, J से झेलम, C से चिनाब, R से रावी, B से व्यास और S से सतलुज। अरे वाह, ये JCRB ट्रिक तो सच में बहुत काम की है ना? इससे छात्रों को आसानी से नाम याद हो जाएंगे। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये पांचों नदियां मिलकर उत्तर पश्चिम भारत के पूरे अफवाह तंत्र को आकार देती हैं। मतलब इसी से तो पंजाब का नाम 5 आब यानी 5 नदियों के पानी पर पड़ा है। बिल्कुल सही। अब सिंधु के बाद चलिए भारत के मध्य और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को सींचने वाली नदी की बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र। हाँ, गंगा तंत्र। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। और गंगा का ये विशाल नेटवर्क पूरे उत्तरी मैदानों का निर्माण करता है। और हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर स्टार मार्क किया गया है कि यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, यमुना का इसमें मिलना इसकी जल क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। इसके अलावा सोन, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी और रामगंगा भी गंगा की सहायक नदियां हैं। और हर एक नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, जिससे गंगा का बेसिन इतना सघन और कृषि के लिए उत्तम बन जाता है। तो अब तक हमने हिमालयी नदियों को समझा। अब हिमालयी नदियों से प्रायद्वीपीय और मौसमी नदियों की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और शुरुआत एक ऐसी नदी से करते हैं जिसका स्वभाव सबसे अलग है। लूनी नदी। इसे विश्व की प्राचीन नदियों में से एक माना जाता है। और इसका एक और नाम लवणवती भी है। लवणवती, जिसका उद्गम राजस्थान के अजमेर की अरावली श्रेणियों से होता है, जिसे नाग पहाड़ भी कहते हैं। बिल्कुल। और इसकी सहायक नदियां हैं जवाई, जौजरी, सुकड़ी, बांडी और लीलड़ी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। हाँ, पूछिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या एक नदी का समुद्र तक पहुंचना जरूरी नहीं है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लूनी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह किसी समुद्र में नहीं गिरती। तो फिर ये जाती कहाँ है? यह रेगिस्तान में बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण के दलदल में विलीन हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। अच्छा। इसे हम अंतःस्थलीय अपवाह या इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं, और ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो लूनी नदी गुजरात में खत्म हो जाती है। इसी से जुड़ी उन नदियों की ओर चलते हैं जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। हाँ, ये भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनमें नर्मदा और ताप्ती मुख्य हैं। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। और ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही खास बात लिखी है कि ये नदियां डेल्टा बनाने के बजाय एस्चुरी बनाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये एस्चुरी क्या होता है? देखिए, एस्चुरी या ज्वारनदमुख जब नदी बहुत खड़ी ढलान से तेजी से सीधे समुद्र में गिरती है, तो वो मिट्टी जमा नहीं कर पाती। मतलब ढलान की वजह से पानी बहुत तेज होता है। बिल्कुल, वो डेल्टा की तरह फैलती नहीं है, बस सीधे समुद्र से मिल जाती है। अच्छा, तो इसे एस्चुरी कहते हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक और विशेष तथ्य है, माही नदी के बारे में। हाँ, माही नदी। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये अक्षांशों और नदियों के टकराव का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। पहले ऊपर जाती है, कर्क रेखा को पार करती है और फिर घूमकर वापस आते हुए दोबारा उसे पार करती है। सच में अद्भुत है। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के विपरीत चलिए उन प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन करते हैं जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, यानी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। जी। इसमें गोदावरी का नाम सबसे पहले आता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, और इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पेनगंगा और वेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी के बाद है कृष्णा नदी जो 1400 किलोमीटर लंबी है और महाबलेश्वर से निकलती है। और फिर कावेरी नदी है जो 800 किलोमीटर की है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और अंत में महानदी जो 851 किलोमीटर लंबी है और छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। अब इन पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में एक खास बात है। वो क्या?
ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एस्चुरी के बिल्कुल विपरीत ये नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि यहाँ ढलान कम होती है और नदियाँ अपना गाद तटों पर छोड़ देती हैं। बिल्कुल सही। और इसी वजह से ये डेल्टा कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। ये पूरा अपवाह तंत्र सच में बहुत ही जटिल और सुंदर है। तो चलिए अब इस सत्र के अंत की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और छात्रों के लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है। जी, पीपीटी में दिए गए प्रश्न को मैं बिल्कुल उसी रूप में दोहराती हूँ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? और इसके विकल्प हैं ए नर्मदा, बी लूनी, सी माही, डी साबरमती। सभी छात्रों को निर्देश है कि वे इसका उत्तर स्वयं खोजें और अपनी नोटबुक में दर्ज करें। स्टडी विद ऑल इन वन की ओर से सभी छात्रों को इस विस्तृत भौगोलिक अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखें।